नमस्ते। नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया समिट के दूसरे एडिशन में बस अब कुछ ही वक्त बचा है। राइजिंग इंडिया यानी वो मंच जहां देश के दिग्गज अपने विचार साझा करते हैं। इस मंच से आप उन पॉलिटिशियंस, नीति निर्माता, उद्योगपति, खिलाड़ी, अभिनेता और बुद्धिजीवियों को सुनते हैं जो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। इस साल राइजिंग इंडिया में चर्चा होगी राजनीति से परे देश हित की बात पर। पिछले साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग इंडिया का एजेंडा तय करेंगे। हम आपको राइजिंग इंडिया समिट के पहले एडिशन की खास झलकियां दिखा रहे हैं। शुरुआत करते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह से। इस वक्त वो पुलवामा हमले की वजह से सामने आई मुश्किलों से निपट रहे हैं। पिछले साल हमसे हुई बातचीत में उन्होंने बताया था कि आखिर क्यों उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है। दोनों बार जब आप अध्यक्ष बने तब भी बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। अब कह रहे हैं चुनौती फिर से बढ़ रही है। राहुल गांधी ने तो कहा इंडिया इज राइजिंग बट इट इज राइजिंग अगेंस्ट यू। वो हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं तो बराबर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अब यह समय बतलाएगा कि किसके खिलाफ बढ़ रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, देखिए 15 वर्षों तक लगभग गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया है और 4 वर्षों से इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अचीवमेंट्स को लेकर कोई कह सकता है, अपोजिशन का जो होगा कोई कहेगा कि कुछ नहीं हुआ, कम हुआ, अधिक हुआ। जो पक्ष का होगा कहेगा अधिक हुआ। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस विषय पर तो कोई विवाद कर सकता है कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर, इंटेंशन के ऊपर दुनिया की कोई ताकत विवाद नहीं कर सकती। यह बात मैं कह सकता हूं। अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, ये संख्या तो आपके पक्ष में है, वो तो कोई बड़ी चुनौती ऐसी दिखती नहीं है। शायद सुर्खियां जरूर बनेंगी, लेकिन ये शायद जो बातें शुरू हुई ये गोरखपुर के बाद हुई। आप गोरखपुर से पढ़े हुए हैं, और क्या हो गया ऐसा? नहीं हो गया हो गया, आगे नहीं होगा। आगे क्यों नहीं होगा? नहीं, क्योंकि हमारी समझ में आ गया है कि ऐसा भी होता है। मैं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से पूछना चाहता हूं कि जेएनयू क्या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉब्लम है? अब जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई संस्था हो, केवल यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता, कोई भी संस्था हो, यदि कहीं पर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका मिसयूज करना चाहती है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, तो हम लोगों की कोशिश होगी कि उसे चेक किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। तो क्या ये जो छात्र यूनियन दलों से जुड़े हुए होते हैं वो नहीं होने चाहिए? छात्र यूनियन होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हमारे देश के नौजवानों में भी डेवलप करनी चाहिए, वह एक उसका तरीका है। अब शासन में हम लोग भी रहे हैं, हम लोगों ने भी काम किया है, और मैं समझता हूं कि वहीं से निकलकर हम यहां आए। तो अब ये बताइए, वहां से निकल कर आए हैं तो हम कोई न्यूसेंस तो है नहीं। क्यों? मैं न्यूसेंस तो हूं नहीं पॉलिटिक्स में। सीखा है वहीं से ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, डेडिकेशन, कुछ ऐसे ही जो छोटे छोटे फोरम्स होते हैं उन्हीं से डेवलप करती है। बचपन में या जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपने तय कर लिया था कि शिक्षा मंत्री बनूंगा तो ये कर दूंगा? होता है, कुछ ऊपर वाले की कृपा होती है। आपने तब ये नहीं तय किया कि प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये करूंगा? नहीं, मैं बहुत ओवर एम्बिशियस नहीं हूं, ये भी ईश्वर की कृपा है। ओवर एम्बिशियस नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। मैं जानता हूं इस देश में
सबका रोल है। खेत में काम करने वाले गरीब का भी रोल है, भूमिका है। टॉप पर बैठने वाले व्यक्ति से कम उसका रोल, उसकी भूमिका नहीं है देश को बनाने में, करने में। जिनकी विचारधारा अलग है उनका भी रोल है। वो देशद्रोही तो नहीं? हम देशद्रोही कहां करें? किसी को हम देशद्रोही नहीं कहते। नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। नहीं, कोई कर ही दे एकदम बिल्कुल तो उसको यदि कोई बोल देता तो उसे नाराज भी नहीं होना चाहिए। पिछले साल राइजिंग इंडिया के मंच पर मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी भी थे। उन्हें शानदार प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में गिना जाता है। उन्होंने मेहमानों के कड़वे सवालों का भी खूब सामना किया। Mr. Gadkari, when you set out the targets for 17-18 this year, in April last year you said that you're going to build 15,000 kilometers of highways, which is about 41 kilometers a day. As of March 7 this year, and we are nearing the end of this year, you have built 7,589 kilometers, which is about 22.51 kilometers a day, which is only slightly higher than what the UP achieved in the last 2 years. What went wrong? अभी मार्च एंड को टाइम है और मेरी बात को आप रजिस्टर कर लेना, और नहीं होगा तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। वो तो लगाना पड़ेगा ना सर। आप जो कमिटमेंट आज आपको बता रहा हूं कि मार्च पूरा होगा तब 28 किलोमीटर पर डे रोड का टारगेट अचीव होगा। सर 2 साल पहले आपने कहा था कि भूपेंद्र तुम मेरे साथ चलना, नाव में बैठ के हम लोग आगरा जाएंगे दिल्ली से। वो कहाँ है वो नाव? वो पहले रोड का हो, मैं वेट कर रहा हूं अभी भी नाव की। मैंने उसका भी जवाब देता हूं। अभी मैंने टारगेट रखा था 40 किलोमीटर का। ये तो स्वाभाविक होता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कहते हैं कि तू मेरिट में पास हो, तो वो कभी कभी 75 to 80% मार्क लेता है, तो बोलते हैं तेरे को और मार्क क्यों नहीं मिले। तो टारगेट इज ए डिफरेंट एंड डिक्लेरेशन इज ए डिफरेंट। और मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट ईयर मैं 40 किलोमीटर पर डे का टारगेट पूरा करूंगा। आज तक हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा 18 किलोमीटर तक ही बना है। ये थे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। पिछले साल कार्यक्रम में उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु भी शरीक हुए। प्रभु से भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बारे में बातचीत हुई थी। उनसे सवाल जवाब किए हमारी सहयोगी श्रीन भान ने। The US has decided to move the WTO, the dispute settlement consultation process against India. They're virtually calling out India's entire trade policy. How prepared are we? WTO was created much before a government was formed. And we are bound by the WTO rules and regulations. India is a country which follows all international norms, international regulations. We follow them not by letter, by spirit. WTO has a rule that if you exceed your GDP, per capita GDP for 3 years in a row, about $1,000, then you lose the right of giving subsidies for exports. This happened in year 2016-17. WTO gave us a notice that your GDP for 3 consecutive years has exceeded. So this is something which has happened because of thanks to increase in GDP that we are asking. राइजिंग इंडिया समिट के पहले एडिशन में अलग अलग राज्यों के 6 सीएम शामिल हुए। कुछ पुराने थे तो कुछ पहली बार सीएम बने हैं। इनमें 3 से अमीश देवगन ने बातचीत की। खट्टर साहब, अगर किसी भी स्टेट को राइज करना है तो उसके लिए कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था पर हरियाणा में कुछ सवाल भी खड़े हुए। क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर एंड ग्रोथ ऑफ अ स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हरियाणा स्टिल ए पीसफुल स्टेट। हरियाणा में कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की बहुत कोई अवस्था ऐसी खराब ऐसा नहीं है। लेकिन सिटीज लाइक गुरुग्राम एंड फरीदाबाद, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो बहुत इमर्जिंग सिटीज हैं। इसकी छोटी मोटी घटना भी है, उसकी रिपोर्टिंग के कारण से कई बार ऐसा पोज किया जाता है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पिछले दिनों में 1 महीने में ऐसा जरूर आया कि कुछ रेप्स की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं हुई, लेकिन ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं। उनके लिए हमने सख्त से सख्त प्रावधान कानून में अमेंडमेंट करके भी हमने किए हैं। अभी कल के दिन ही हमने एक्ट पास किया कि जिसमें 12 साल से नीचे की किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर रेप जैसी कोई घटना होती है तो हम कैपिटल सेंटेंस, मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हैं। मेरे साथ कंगना रनौत हैं। कंगना के पास मैं चाहता हूं माइक पहुंचे। और कंगना, यू वांट टू आस्क समथिंग टू हिमाचल सीएम, योर होम स्टेट सीएम। कनेक्टिविटी is a big challenge, क्योंकि मैं वहाँ पे शूट कर रही थी एंड लॉट ऑफ पीपल couldn't come। वो उनका यही शिकायत थी कि देयर इज नो कनेक्टिविटी टू प्लेसेस लाइक मनाली, लाहौल स्पीति, धर्मशाला। अब मैं इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि अभी उन्होंने नेशनल और खासतौर से गडकरी जी का
हमको हिमाचल प्रदेश के लिए 4 लेन और नेशनल हाईवे के 69 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए, जिससे कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू मुझे लगता है कि हमारा उसका समाधान होगा। और जो पूरा देश दुनिया से जो हिमाचल देखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो वो लोग आने के लिए वहां पर जो है मुझे लगता है कि उनको एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। शिवराज जी, आपने इतना कुछ करा लेकिन फिर भी आंदोलन खड़े हो गए, ऐसा भी हुआ, हमने देखा किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है। जी जी, जनता अपनी भावनाओं का इजहार करती है। आप देख रहे हैं राइजिंग इंडिया समिट के पहले एडिशन की खास झलकियां। पिछले साल मंच पर एक ऐसी बात उछली जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मॉर्गन स्टैनली के चीफ इकोनॉमिस्ट रुचिर शर्मा ने एक जबरदस्त डेटा पेश किया। यह डेटा सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रुचिर ने बताया कि 2014 से 23,000 करोड़पति भारत छोड़ चुके हैं। जो भी रुचिर ने कहा वो कई वजहों से सरकार के लिए भी चिंताजनक होना चाहिए। Over the course of the past 24 hours, we've heard a lot of what is working for India. On the basis of the parameters that you track, in 2018, how does India look to you? You know, my consistent narrative about India, and this is something that we've spoken about in the past, is that ever since I've sort of been tracking this for the last 25 years closely, is that this is a country that consistently disappoints the optimists and the pessimists. I think that what we have seen basically is the fact that a couple of years ago there was a lot of optimism, almost as if like it was only a matter of time before we would get to 8 to 10% economic growth. And that really hasn't happened. What's gone wrong? Well, I think there are 2 or 3 factors. There are the obvious ones which we have spoken about demonetization and the teething problems with GST. But I think that the one sort of really big problem which hasn't been fixed in India, and if you look at it, that if you look at all the major economies in the world, when they went through some sort of a banking crisis, until the banking system was fixed, it was very difficult for those countries to get back to their full potential. This goes back to Italy, to the United States. So the banking system, the financial system is really the artery. It lies at the heart of what a nation can do, and in terms of what its growth rate is. And that for me has been the single biggest shortcoming of the last few years. A problem in India in the last few years, and this is a global problem, but it's been sort of accentuated in India, is that the big have gotten bigger. So if you look at companies in each sector, the top companies have just kept gaining market share at the cost of the smaller companies. And when you have this type of a credit environment, it's the small and medium-sized businesses which get hurt the most when you have, like the sort of risk aversion which sets through. And a lot of the private sector banks will be able to lend, but a lot of the public sector banks are going to be really frozen. And even the private sector banks are going to be much more cautious about who we are lending to, what the credits are, because the cost now of making a bad loan has gone up a lot. It's almost become like a criminal offense. And I think that this is what India has to be careful about, which is that we have to avoid this temptation for regulatory overkill. And this has already been playing itself out in many ways. One is the banking sector. The other statistic which I find, which is what we just came up with, which I find quite staggering, is that since 2014, 23,000 millionaires have left this country. 23,000 millionaires have left India since 2014? Yes. Okay. And in terms of, like you notice, in terms of what's going on here, and to put this in a global perspective, last year, 7,000 millionaires left this country, the largest number in recent times. The year before that, it was 4,000. So the number is going up of the number of millionaires leaving this country. In absolute terms, this is still behind China, but as a share of total millionaires leaving this country, this is the largest of any major nation in the world. So that there, so we're seeing. How do you explain that? Well, of course, some will say this is a good thing, that this is an anti-corruption drive and we're driving all the corrupt away. But I think that there's a major side effect of this, which is that at the end of the day, you need your own domestic people to invest in your country. I think that is very important. Foreign investment is important, but it's really domestic sort of participation, domestic investors who sort of make a nation. 2018 में फिल्मों को लेकर कई विवाद छिड़े। पद्मावत से लेकर लिपस्टिक अंडर माय बुर्का तक को सेंसर की मार झेलनी पड़ी। इसे लेकर सेंसर बोर्ड के तब के अध्यक्ष प्रहलाद निहालानी की बड़ी आलोचना हुई। आखिरकार उन्हें हटाकर प्रसून जोशी को सेंसर बोर्ड का प्रमुख बनाया गया। पिछले साल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ प्रसून भी राइजिंग इंडिया के मंच पर थे। I always believed that
expression and responsibility go hand in hand. At least for me, always, I never had that conflict. I think that filter was always there. जिसे कहते हैं स्वाभाविक रूप से मूलतः एक क्रिएटिव व्यक्ति के अंदर वो फिल्टर होता है. और मुझे लगता है, मुझे जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा संभव तभी है अगर हम जो है विवादों से ज्यादा विचार विमर्श पर यकीन करें. जब हम एक दूसरे की आंख में आंख डालकर उसको बताएं कि ये वेंटेज पॉइंट से मैं देख रहा हूं. और सौभाग्यवश क्रिएटिव फ्रेटर्निटी में मेरी एक तरह का मेरी एक एफिनिटी है. लोगों के मन में एक इज्जत है कि इसकी बात हम सुन सकते हैं. मुझे एटलीस्ट ऐसा लगा. तो मुझे लगा कि see, it is not about my point or your point. It's about an ecosystem which is very sensitive ecosystem where everybody's points of views are respected fundamentally. That is where we are heading towards. New India, in fact, finds its voice also on social media, but there's a lot of hate, abuse. Do you think government in any way can intervene without really crossing its brief? I think it's a balance and a very delicate one. Firstly, when it comes to content which is on television or for that matter radio or newspaper, there is a code of conduct, there is a code of broadcast, of advertisement that every body which is constituted under the law or for that matter is licensed to function under the law has to adhere to. But online is an ecosystem where legislation in terms of news, legislation in terms of broadcast content material is not very clear. That is something that the ministry is currently undertaking and in conversations with stakeholders. But how can the government really act as a troll monitor? Instead of saying that you are a troll monitor, one can say that agencies that want to be a part of news and factually want to give, let's say, not only because news today is also very invested with views. It is not devoid of views. And that is the very fine line that certain journalists or media personalities tend to cross. So it's now incumbent upon the consumer to have knowledge of what is pure information or what comes over as opinion. And that is, like I said, something that the ministry is considering in terms of putting it in those words which now reflect on broadcasting and advertorials, having a similar lines of ethics and a code of conduct in a free society that is incumbent upon the agencies to abide to. And then we have, for instance, if it's newspapers, we have the Press Council of India, distant from government, but still self-regulatory enough to awaken its own conscience and take a decision that will bar such processes. Similarly, in television news, you have the News Broadcasters Association. I'm hopeful that such a similar body will also emerge for the social media, at least the news, opinion and entertainment content. और फिर वो वक्त आया जब राइजिंग इंडिया के मंच पर एक क्वीन आई. उसने अपनी बातों के वार से सबका दिल जीत लिया. Let's go straight to something that you did and said which touched a chord, I think, with everybody, no matter what age and no matter where they were. And that is when you, as the outsider, called out the fact that the industry that you worked in is a network. How did you think before you did it? Honestly, I didn't think that it's going to be a national topic when I spoke about it. Because nepotism is a prevalent thing that a lot of people talk about. In fact, we grew up, hearing stuff here and there because this person got a job, because, they had some friends or family or, how opportunities. Sometimes even my own parents, how cousins, they will say, ke yaar, wahan pe meri wo file pe sign karwa dena, things like that. So we've seen these things growing up. And honestly, I like I said, I am not some activist here. I would love to be. I think I'll be a happier person if I can start to work for society. But for me, it was just an observation, and I just feel that it just became a national debate because at that point of a time, it was everyone's sort of subconsciously, people were observing it and they wanted to talk about it, and it just sort of it was a catalyst that I said it on that popular show. Do you think what you told Karan Johar made a difference to his worldview, to the way he looks at the world? Because he's the most powerful guy in your business. And have you paid a price for it?
Well, it was not for Karan Johar. I mean, why should he change his ways? I've written a big letter on it that if it works for him, it's a democracy. We can't tell him to hire this one or that one, right? Just the same way, I, as an outsider, I have the privilege of putting my point out there and tell people who come from the outside that, look, this is how, like, if you're walking on my footsteps, you've got to know what all I dealt with. You can't ask me to shut up. Are you excluded? Are you the pariah? Are you the person who's like untouchable? Completely. Oh, leave it alone. Nobody gossips in front of me because they know it's going to go out, and on which stage, which platform, nobody knows. And now, though, even, like all these parties and friends that I used to have very sort of frank relationship will be, aa gayi. So it's like I've been completely excluded. Here's the thing, Kangana. Over the last couple of years, I have heard you, I have read about this horribly ugly unraveling of what must have started as a love affair. Okay? And I have heard you talk again and again and again because you have to protect your credibility and reputation and set the record straight always. No, that's not the intention. The intention is that why something so unimportant should become a big mystery in my life. How bad does it feel when a love affair goes so awfully wrong? Because I'm guessing that you were deeply in love with Hrithik Roshan at one point, and then to be let down like that. What does it feel like? I want to know. Okay. Well, so look, at every point of time, you're going to feel that you will never be able to love again. From 16, I've been feeling like that. I have had so many affairs. हमेशा ऐसा लगता है बस अब तो मुझसे जिंदगी ने सब कुछ ले लिया अब तो मुझे कभी प्यार नहीं होगा. So right after when this thing fell apart, another man came in my life and I'm like, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं I can't fall in love like that. But in 2-3 months, things changed and I felt I was again ready and how? And I was at it. ये था राइजिंग इंडिया का पहला एडिशन. इस बार ये और भी शानदार होगा. राइजिंग इंडिया का दूसरा एडिशन 25 और 26 फरवरी को है. उम्मीद है कि इस बार भी आप हमारे साथ नए भारत के इस जश्न में शामिल होंगे. याद रखिएगा, इस महीने की 25-26 तारीख को राइजिंग इंडिया समिट.